बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप सुपरफास्ट 100। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात आसाराम के समर्थकों की गुंडागर्दी की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडिया न्यूज की टीम के साथ आसाराम के समर्थकों और साधकों ने हमला बोला और बदसलूकी की, तो वहीं इंदौर में भी कवरेज करने गई इंडिया न्यूज की टीम के कैमरे को तोड़ने की धमकी आसाराम के समर्थकों ने दी है। उधर कल ही छिंदवाड़ा में आसाराम आश्रम के साधकों के खिलाफ पत्रकारों ने धमकी देने का केस दर्ज करवाया है। दरअसल इन साधकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। जब मीडिया कवरेज करने पहुंचा तो आसाराम सपोर्टर्स ने बदसलूकी की और देख लेने की धमकी दी। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल मिलेगी या बेल, इस पर आज फैसला हो सकता है। आसाराम की जमानत अर्जी पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मशहूर वकील राम जेठमलानी आसाराम के केस की पैरवी करने वाले हैं। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा है कि आसाराम बेगुनाह है और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। वो मीडिया पर भी भड़के और कहा कि जब तक कुछ पत्रकार जेल नहीं जाएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि आरोप लगाए कैसे जाते हैं। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से वो ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। उधर जोधपुर जेल में बंद आसाराम की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के चलते आज उनकी जोधपुर कोर्ट में भी पेशी होनी है। जोधपुर पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। उधर आसाराम की तरफ से पीड़ित लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी की सीडी कोर्ट में पेश की जाएगी। श्याम पेंटर नाम के सेवादार ने पीड़ित के पड़ोसी को फोन करके कहा कि लड़की के पिता को बयान बदलने को कहें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक है, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। आसाराम की एक और अर्जी पर आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस अर्जी में आसाराम ने अपने केस की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की है। आसाराम का कहना है कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। आसाराम के समर्थकों ने अब इंडिया न्यूज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। आसाराम समर्थक पर्चियां बंटवाकर इंडिया न्यूज को लॉक करने और इस चैनल को न देखने की अपील कर रहे हैं। आसाराम की पोल खोलने के चलते उनके समर्थक इंडिया न्यूज से चिढ़े हुए हैं। आसाराम के सेवादार और इस केस में दूसरे आरोपी शिवा की भी आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। शिवा को भी जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवा उसी जोधपुर जेल में बंद है जहां आसाराम को रखा गया था। उधर जोधपुर के सेशंस कोर्ट में शिवा की एक और अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। शिवा ने याचिका में कहा है कि जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तारी किए बगैर उसे 3 दिनों तक हिरासत में रखा और मारपीट की। आसाराम पर आफत थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के कोटा में लखवा आश्रम में अतिक्रमण को लेकर आसाराम को वन विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस सीधे जोधपुर जेल में बंद आसाराम के पास ही भेजा गया। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आज यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों बीएसपी, बीजेपी, आरएलडी ने सरकार पर निशाना साधा और चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए हैं। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान फंस गए लोगों को भी पूरी राहत पहुंचाई गई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है। केंद्र ने अदालत में कहा कि मौके पर 78 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा में 13 सितंबर तक 44 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। केंद्र ने यह भी बताया है कि 2462 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 26,909 लोग और शामली में 14,900 लोग विस्थापित हुए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। तीनों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने इस घटना पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये फर्ज है कि वो लोगों की जान माल की रक्षा करे। साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। बहुत बड़ी दुर्घटना है, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार का ये फर्ज बनता है
के जाने माल की हिफाजत की पूरी कोशिश की जाए। मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां वो कई महिलाओं से मिली और उनका हालचाल जाना। महिलाओं ने उन्हें पूरे वाकये के बारे में बताया। कई लोगों ने तो अपना हाल बताते बताते वो लोग रो भी पड़े। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे। हिंसा के 19 दिन बाद अखिलेश ने हिंसा प्रभावित कवाल और मलिकपुरा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों वालों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। कवाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुजफ्फरनगर के बाद शामली पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहां भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अखिलेश ईदगाह में हिंसा पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें और मुलायम के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर अखिलेश हैरान रहे। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा के बाद अब मुजफ्फरनगर में सेक्युलर टूरिज्म शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दंगे हुए और दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग वहां सद्भाव चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। इस तरह के सेकुलर टूरिज्म से काम चलने वाला नहीं है। अखिलेश के मुजफ्फरनगर दौरे के साथ ही हिंसा को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई हुई। गाज गिरी है जिले के एसएसपी रहे सुभाष चंद्र दुबे पर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। वक्त रहते हिंसा पर लगाम नहीं लगाने के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने मुजफ्फरनगर के पूर्व एसएसपी के सस्पेंशन को आजम खान की राजनीति बताया। पूनिया ने कहा कि आजम खान ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, इसकी वजह से एसएसपी को निलंबित किया गया। बीजेपी नेता लालजी टंडन ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लालजी टंडन ने कहा कि जब से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब से सूबे में कई बार माहौल बिगड़ा है। यूपी के बागपत से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री ने सपा के टिकट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा को समय रहते न रोके जाने से नाराज शास्त्री के बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। शास्त्री केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उधर मुजफ्फरनगर से लोगों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हजारों लोग आकर रुके हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का हालचाल जानने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं जा रहा। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हुआ है। बुखार और बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रविवार रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो ने कहा कि दिलीप साहब अब ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह का। आप सब परेशान हैं, आप सब दुआ करें कि और अच्छे बनाएं। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट। सायरा बानो ने मीडिया को बताया कि 14 साल पहले दिलीप कुमार को ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था और फिर रविवार सुबह से वो बेचैनी महसूस करने लगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी एक साथ दिखे। वकील राम जेठमलानी के जन्मदिन पर दोनों पहुंचे थे। यहां मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मोदी के नाम के ऐलान से नाराज बताए जा रहे आडवाणी मोदी से एक कुर्सी दूर ही बैठे। दोनों की कुर्सियों के बीच राम जेठमलानी की कुर्सी लगी हुई थी। उधर मोदी के नाम से रूठे बैठे आडवाणी को मनाने की लगातार कोशिशें रविवार को चलती रहीं। उन्हें मनाने के लिए जसवंत सिंह और रामलाल पहुंचे थे। हालांकि आडवाणी की नाराजगी दूर हुई ये नहीं दिखा। खबर यह है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में दोनों ही नेता शरीक होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी छत्तीसगढ़ के कोरबा के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। कोरबा में आडवाणी 500 मेगावाट की बिजली परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद के मणिनगर में आडवाणी और मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के उपाय को लेकर फाइबर से बनी 11 फीट की मूर्ति यहां पर लगाई गई है। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद अब मोदी को कानपुर से चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कानपुर बीजेपी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पास कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। और वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी में पहली रैली की। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
मोदी ने पाकिस्तानी सेना की करतूत का भी मुद्दा उठाया और इसी बहाने रक्षा मंत्री ए के एंटनी पर निशाना साधा। मोदी ने नीतीश सरकार के उस मंत्री भीम सिंह पर भी निशाना साधा जिन्होंने कहा था कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही आर्मी में जाते हैं। मोदी ने पाकिस्तान को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि बंदूक और बमों से पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला। मोदी ने रैली में वाजपेयी आडवाणी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश को वाजपेयी जैसी विदेश नीति चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दिनों देश में वोट बैंक की सियासत चल रही है। मोदी ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सियासी दलों को सेना से सेक्युलरिज्म की सीख लेने की नसीहत दी। मोदी ने सच्चर कमेटी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र की सरकार ने धर्म के नाम पर भारत की सेना में फूट डालने का पाप किया है। इससे पहले रेवाड़ी से मंच पर आते ही नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई, तलवार भी भेंट किया गया। नरेंद्र मोदी मंच पर थे तो भीड़ में भी मोदी नजर आ रहे थे। कई लोग मोदी का मुखौटा पहनकर रेवाड़ी की रैली में आए थे। रेवाड़ी में बने मुख्य मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आए। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद नरेंद्र मोदी गूगल इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद गूगल पर मोदी को करीब 1 अरब 78 करोड़ लोगों ने सर्च किया। आगे बढ़ेंगे। उधर रुपए में मजबूती देखी जा रही है। आज $1 के मुकाबले रुपया 62 रुपये 54 पैसे तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री शरद पवार आगे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नागपुर में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 21 सितंबर को जयपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज के सेकेंड पार्ट का शिलान्यास करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार किया है। मोदी के मुद्दे पर बोलते हुए पासवान ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि आरटीआई कानून के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक नया रोजगार शुरू हो गया है। जयपुर पहुंचे जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आरटीआई से चारों ओर एक नई क्रांति आई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को सही ठहराया। रमेश ने कहा कि अगर ये बिल नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू हुआ तो निश्चित तौर पर 5 से 6 सालों में बदलाव जरूर आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृहनगर जोधपुर में उस वक्त नहीं चला जब वो अंडरपास का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटने से वो भाषण दिए बगैर ही वापस लौट गए। एमपी बीजेपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर गुटबाजी देखी जा रही है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे दीपक को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता विक्रम वर्मा ने इस मसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि बच्चे को जन्मदिन पर टॉफी दी जाती है। चुनावी घड़ी नजदीक देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में यादव समुदाय के लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन कर 5 टिकटों की मांग की। हरियाणा के रादौड़ में रविवार को सीएम हुड्डा के जन्मदिन पर विकास रैली का आयोजन किया गया। सांसद नवीन जिंदल की अगुवाई में हुई इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। यात्रा के तहत रविवार को सीएम ने जबलपुर के शहपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के डांगियावास में पाली से कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ ने एक कार्यक्रम में लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट बांटे। सांसद ने मंच से खुलेआम कहा कि नोट लो और वोट दो। पटना में पुलिस ने सीएम नीतीश कुमार को पर्ची चिपकाकर धमकी देने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने कई जगह धमकी भरे पर्चे चिपकाए थे। इंडिया न्यूज पर दिखाई गई पुलिस अपराधियों की मीटिंग को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि किसी भी थाने में अपराधियों की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में अलीगढ़ के डीएम राजीव रौतेला ने शहीदों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश विलाप करने वाला देश है। केदारनाथ धाम में साफ सफाई के दौरान मलबे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कैश बॉक्स मिला है। इसमें 1 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। केदारनाथ में आए प्रलय के दौरान यहां की एसबीआई ब्रांच भी तबाह हो गई थी। केदारनाथ में घाटी के विकास के लिए सरकार ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार के मुताबिक इस इलाके में अब कोई भी निर्माण बगैर इजाजत के नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम को भले ही फिर से खोलने का फैसला ले लिया हो, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंदिर के ठीक ऊपर खड़े ग्लेशियर से फिर तबाही आ सकती है।
झारखंड के तमाड़ में एक महिला को 50,000 में बेचने और उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसे रांची के दलालों ने काम दिलाने के नाम पर यूपी में गाजीपुर में बेच दिया था, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। छत्तीसगढ़ में जसपुर के एक हॉस्पिटल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप अस्पताल के कंपाउंडर पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी से रेप की कोशिश करने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित बीएमपी में तैनात है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक प्राइवेट बस में नाबालिग के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप का आरोप बस के कंडक्टर पर लगा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एएसआई की छेड़खानी से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली युवती की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई से सटे ठाणे में एक मनचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कार लोगों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो गई। दरअसल यहां गणपति विसर्जन के दौरान कार ने 2 लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। हादसे पर गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। विदिशा में छेड़खानी के बाद हुई नाबालिग की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल लाइंस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। डीजे बंद कराने को लेकर गोरखपुर में जमकर हंगामा हुआ। गणेश विसर्जन को जा रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा गोरखपुर के सांसद बीजेपी के योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। हरियाणा के कैथल में एक बेकाबू गाड़ी ने 4 लड़कों की जान ले ली। यहां भर्ती की प्रैक्टिस को लेकर सड़क किनारे रेस लगा रहे लड़कों को तेज रफ्तार से आ रही टाटा स्पेशियो ने कुचल दिया। यूपी के रामपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को कुचल दिया। बेकाबू गाड़ी की टक्कर से दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के नाडियाड इलाके में एक मासूम की बलि देने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बलि देने के लिए बेच दिया। दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस की दरिंदगी सामने आई है। यहां पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। एमपी के दतिया में भोपाल एसटीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन में पुलिस की परीक्षा देते हुए 10 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए जालसाज के पास से कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट जब्त किए गए। झारखंड के हजारीबाग में भूख से मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। शेखा गांव में हुई मां बेटी की मौत के बाद सरकारी अमला अनाज लेकर उनके घर पहुंच गया और अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मुहैया करा दिए गए, लेकिन पहले किसी ने इसकी सुध नहीं ली। पंजाब में रविवार शाम आए आंधी तूफान ने सबको डरा कर रख दिया। तेज तूफान से यहां एकता नगर इलाके में एक मोबाइल टावर गिर गया। घर के ऊपर लगे टावर के गिरने से घर को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के हरदा में इंदिरा सागर बांध से प्रभावित लोगों का जल सत्याग्रह खत्म हो गया है। सैकड़ों आंदोलनकारियों की कुछ मांगे माने जाने के बाद आंदोलन को खत्म किए जाने की घोषणा की गई। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां यात्रियों के लिए पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में आयुर्वीटा हेल्थ केयर का नया सेंटर खोला गया। आयुर्वीटा में मोटापा, डायबिटीज और पेट से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाता है। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। यहां गणपति मूर्ति की स्थापना कर बप्पा की पूजा की गई। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पुरानी बाइक से रांची की सड़कों पर घूमते नजर आए। हेलमेट लगाकर घूम रहे धोनी को कोई पहचान नहीं पाया।